Yes. Very good morning, friends. So we had CA Gate test number 3, which was based on 100% syllabus, and I'm sure you all have attempted the test and felt that it was a little difficult question, right? तो कोई बात नहीं, जो भी डिफिकल्टीज है वो हम इधर फेस करेंगे और एग्जाम का पेपर हमारा इजी जाना चाहिए. तो इसलिए हम कितनी बार भी इधर डिफिकल्टी फेस कर कर गिरेंगे तो हर बार उठेंगे और फिर से आगे दौड़ेंगे. ठीक है, तो चलो सब लोग जिनके पास पेपर्स है ओपन कर लो, जिनके पास पेपर नहीं है स्क्रीन पर देख लो, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऑफकोर्स पेपर निकाल कर देखना है, स्क्रीन पर पेपर नहीं देखना है. ठीक है, स्क्रीन टाइम वैसे भी आपका बहुत ज्यादा होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों. दिस इज टेस्ट नंबर 3, 100% सिलेबस. पहला टेस्ट था ये 100% पर आपका. इसका पहला क्वेश्चन बोलता है एन इकोनॉमी which uses all its resources of production of dash goods only cannot provide for further future growth prospects. कंज्यूमर गुड्स ओनली. जो कंट्री पूरे गुड्स कंज्यूमर गुड्स ही बनाएगा तो उसका आज का कंजम्पशन 100% हो जाएगा, तो उसका सेविंग्स कितना हुआ? 0. तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन भी कुछ नहीं होगा. समझे कि नहीं? आज ही कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएंगे, कैपिटल गुड्स बनाएंगे नहीं तो फ्यूचर प्रोडक्शन ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा ना. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ इनकम लेवल्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज बाय लेस देन प्रोपोर्शनेट एक्सटेंट. सच गुड्स विल बी which will be necessary goods. क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ता है तो कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स पर खर्चा होता है, मेनली लग्जरी गुड्स पर ज्यादा खर्चा होता है. नेसेसिटी गुड्स पर खर्चा क्यों बढ़ेगा ना? समझे कि नहीं? इनकम का और नेसेसिटी गुड्स का वैसे कोई लेना देना नहीं होता है. दे आर इनकम इन इलास्टिक, याद होगा तो आपको, राइट? थर्ड क्वेश्चन. तो इसका कौन सा आंसर रहेगा बोलो? सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी. थर्ड क्वेश्चन. The method in which salesmen are required to estimate expected sales in their respective territories. All of the above. Because जो collective opinion method है उसी को सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड बोलते हैं, उसी को ग्रास रूट लेवल बोलते हैं मेथड. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव. क्या होगा? आप सेल्समैन हो तो आप आपकी टेरिटरी के सेल्स एस्टिमेट करते हो, दूसरा सेल्समैन उसकी टेरिटरी का एस्टिमेट करता है, और सभी का टेरिटरी का ऐड करने के बाद डिमांड फोरकास्टिंग होता है. Next, question number 4. Dash is the improvement in the production technique for existing products. Process innovation मतलब क्या? आप जो प्रोडक्ट बनाते थे वही बना रहे हो, बस उसका तरीका अलग है. प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज कर दिया आपने, तो उसको क्या बुलाएंगे? ए, प्रोसेस इनोवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वेरिएबल कॉस्ट आर फंक्शंस ऑफ आउटपुट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ? Variable cost depends on, it depends on what level of output you produce. समझे कि नहीं? yes. next. सर टाइम क्यों नहीं आ सकता सर? बिकॉज फिक्स कॉस्ट रहता तो टाइम आता. फिक्स कॉस्ट आर बेस्ड ऑन टाइम बट वेरिएबल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. सही है कि नहीं? इसलिए तो बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट वैरीज एज पर आउटपुट. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन. AR कर्व डिनोट्स डैश demand because AR is equal to D. Correct? Next. Question number 7. The 3 most important valuable attributes to be successful in the business. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 जितने भी दिए रहेंगे वन बाय वन देखना चाहिए पहले कि कौन से सही है, उनको टिक करना चाहिए वन बाय वन, और फिर फाइनल आंसर को एग्जाम में गोल करना चाहिए. तो पहला ऑप्शन देखो, 1 कैन डू एटीट्यूड रहना चाहिए बिजनेस में. यस. दूसरा, रेजिस्टेंस टू चेंज रहना चाहिए क्या? नो. वन दैट अडॉप्ट्स द चेंज सर्वाइव्स. चार्ल्स डार्विन. नेक्स्ट, थर्ड, कमर्शियल अवेयरनेस होना चाहिए ना भाई. देन ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने अप्रोचेस नहीं होने चाहिए. कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी थर्स्ट फॉर इनोवेशन. एंड लास्ट, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए. तो बताओ क्या क्या होना चाहिए? 1 3 एंड 6. तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी. आर यू विथ मी? 8th क्वेश्चन. ट्रेंड रिलेट टू
ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स, उसी को तो ट्रेंड बोलते हैं ना, आजकल ये ट्रेंड में है। तो वो ट्रेंड कब होता है, एक इवेंट से ट्रेंड हो जाता है क्या, सिमिलर इवेंट्स होने लग जाए और उनका ग्रुपिंग एक साथ देखोगे तो वो ट्रेंड है ना। यस। नाइन्थ वन, पेस्टल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो, एमए मैक्रो एनवायरनमेंट, बराबर है कि नहीं। पेस्टल एनालिसिस अगर तुम देखो तुम्हारे सिलेबस में, तो पेस्टल एनालिसिस में क्लियरली लिखा है कि वो मैक्रो एनालिसिस है, इट इज मैक्रो लेवल एनालिसिस, इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिसिस नॉट एनवायरनमेंट, अंडरस्टूड। व्हेन यू डू बिजनेस एनालिसिस, one of the technique of analysis you use is called as pestle analysis. अगर शॉर्ट रहता तो माइक्रो आता, बिकॉज शॉर्ट में क्या होता है खुद का देखते हैं अपन लोग, और बिजनेस पेस्टल में क्या होता है ओवरऑल जो आसपास की चीजें उनका देखते हैं हम लोग। देखो अभी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुमको खुद को क्लैरिटी आ जाएगी, और जैसे तुम एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करते जाओगे ना कुछ चीजों का, तो तुमको खुद को समझ जाएगा कि किस में क्या आएगा। बस एक काम करो, जब तुम पढ़ते हो तो ट्री डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल पेस्टल आया तो क्या होगा, स्वॉट आया तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट कहाँ से आते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस कहाँ होते हैं, ऑब्वियसली कंपनी में स्ट्रेंथ वीकनेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से आते हैं। ये तुम खुद एक एनालिसिस चार्ट बुक टाइप बना दो, तुमको खुद को समझ जाएगा। और किसी भी चीज में डाउट रहेगा तो मुझे भेजो, ठीक है। सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई, दे आर ऑल regulatory institutions, so A is the correct answer. 11th one, in deciding how to produce, the economy should decide on methods of production, कि वो capital intensive होना चाहिए या labor intensive होना चाहिए। तो इसका correct answer आएगा D। 12th one, which one of the following is not a method of demand forecasting? Mathematical method. There is nothing called as mathematical method. There is a method called statistical, there is a method called expert opinion and biometric, correct everyone? Barometric, sorry। तो barometric method is holistic approach, याद होगा तो आपको। 13th one, advanced indications are given by leading indicator, क्योंकि क्यों, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, तो पहले से जो इंडिकेटर्स में चेंज होते हैं वो होता है लीडिंग इंडिकेटर, सो ऑब्वियसली दे गिव्स यू एडवांस इंडिकेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नाउ टीपी टोटल प्रोडक्शन है, एपी एवरेज प्रोडक्शन है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन है। ये टेबल देख लो और अगले 3 क्वेश्चंस आंसर करो। अगले 3 क्वेश्चन में ए, बी और सी की वैल्यू पूछी थी आपको, क्या ए, बी और सी, सबसे आसान। जैसे कि देखिए फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर, पहले तो बताइए वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या, वेरिएबल फैक्टर मतलब क्या, लेबर। और यहाँ पे दिया है आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना है, प्रोडक्शन कितना है 1000, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना रहेगा 1000 रहेगा, बिकॉज एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। यस। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, एमपी कितना रहेगा, वापस 1000 आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले तो आउटपुट 0 था, अब आउटपुट 1 है, मतलब 1000 है, 1000 है, तो चेंज इन आउटपुट कितना हो गया 1000 का। एंड सी का आंसर टोटल प्रोडक्शन इन सेकंड यूनिट ऑफ लेबर कितना होगा, तो 1000 का तुम्हारा 1 पे था, और मार्जिनल प्रोडक्शन सेकंड पे कितना दिख रहा है 1600 का, तो ऑफ कोर्स पिछली बार का टोटल प्रोडक्शन और इस बार का मार्जिनल प्रोडक्शन, अब मिलेगा टोटल प्रोडक्शन फॉर सेकंड यूनिट कितना आना चाहिए 1000 प्लस 600, 1600। आई होप ए, बी और सी तीनों का आंसर क्लियर है। तो 14th का आंसर क्या आएगा ए, 15th का ए, 16th का सी, एवरीवन। नाउ 17th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, बीसीके हेल्प्स सीए इन ऑल ऑफ द अबव। देखो बीसीके पढ़ के हमको क्या फायदा होता है, एज अ सीए हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और रेस्पॉन्सिबल बनते हैं, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के बारे में समझता है, बिजनेस में अलग अलग फैक्टर्स कौन से होते हैं उसके बारे में समझता है, जिनकी वजह से हम ऑडिट और डिलिजेंटली कर सकते हैं, मतलब अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम कमर्शियल अवेयरनेस जहां से लेंगे उसी से तो हम बिजनेस का वाउचिंग करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। उसके लिए तुझे ये तो पता होना चाहिए कि पहले चीजें होनी कैसे चाहिए, तुझे बीसीके बताएगा चीजें कैसी होनी चाहिए। एंड लास्टली हैंडलिंग बिजनेस इश्यूज एंड फाइंडिंग
प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो ना तुम, सीए, तो कैसे बनोगे? जब तुम्हें बिजनेस कुछ आता है तभी तो तुम कंसल्टेंट बनोगे ना। यस, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 18th वन, a change in the environment C may be opportunity to some and threat to some other firm। किसी एक के लिए अपॉर्चुनिटी है तो किसी और के लिए थ्रेट है, उसी को तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज बोलते हैं, करेक्ट। और समय से पहले तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर स्टडी कर लेते हो तो तुम तुम्हारे थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। 19th वन, which approach has least resistance in responding to environment? कंजर्वेटिव अप्रोच। क्यों कंजर्वेटिव अप्रोच? बिकॉज कंजर्वेटिव अप्रोच में हम लीस्ट रेजिस्टेंस टू चेंज रखते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस के मुताबिक बीएसएनएल, याद है आपको? बीएसएनएल फटाफट डायनेमिकली खुद को चेंज करता है क्या? अरे फोन आज भी डेड होते हैं उनके, आज भी लैंडलाइन डेड होते हैं, 4-4 दिन 8-8 दिन आज भी डेड होते हैं। फोन डेड होना मतलब तुम लोग सोच रहे हो कुछ क्या होता है, फोन डेड क्या होता है? लैंडलाइन काम करना बंद मगर रेंटल चालू। आज के कंपटीशन के जमाने में ये एक्सेप्टेबल तो भी है क्या? मगर आज भी वो होता है, तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट रेजिस्टेंस, कंजर्वेटिव अप्रोच होता है वो। नेक्स्ट 20, डैश रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट ऑफ बैंक टू मीट्स लायबिलिटीज एंड डिपॉजिट्स। CRR इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर CRR करेक्ट है क्योंकि यहां पर लिखा है लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट में CRR में होता है सिर्फ कैश। माना कि वो तुम्हारे पास नहीं है, वो आरबीआई के पास है, मगर आरबीआई ने क्यों रखा है खुद के पास? ताकि तुम्हारे डिपॉजिट्स एंड लायबिलिटीज अगर कल जाके तुम नहीं पे करो तो आरबीआई पे करेगा। समझा कि नहीं? अरे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कुछ लिक्विड एसेट्स है जो सिर्फ अलाउड है वही रखे जाते हैं। कैश के साथ साथ गोल्ड रखा जाता है, और गोल्ड के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉन्ड्स रखे जाते हैं, सिर्फ कैश नहीं रखा जाता है। मगर सीआरआर के केस में सिर्फ कैश रखा जाता है आरबीआई के पास टू मीट द लायबिलिटीज एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली सीआरआर आता है। एसएलआर में क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 22% है, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, आज अभी लेटेस्ट कितना है मुझे नहीं पता, बट 22% है अप्रॉक्स। कितना है देखा क्या किसने? एसएलआर कितना है? 22% है शायद, 18 या 20, हाँ 22 के आसपास रहेगा। सीआरआर 4% है। अब आप बताओ कैश में कितना रखना है अपने को? टोटल डिपॉजिट का 4%। किसके पास रखेंगे? आरबीआई के पास। मगर टोटल डिपॉजिट का 22% हम कैश में थोड़ा ना रखेंगे, उतना कैश अनइन्वेस्टेड रहेगा क्या बैंक का? तो बैंक क्या करता है? मैक्सिमम पोर्शन उसमें का गोल्ड एंड बॉन्ड्स में रखता है, वो अप्रूव्ड बॉन्ड्स में, जिसको बैंक को क्या मिलता है उसके बदले में? कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है बैंक ने, ये लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए नहीं रखा है, ये सेफ्टी के लिए रखा है। कल जाके बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाए तो फिर ये पोर्शन भी काम में आए जो खुद के पास रखा है एसएलआर। मगर मेनली सीआरआर किसके पास रखा गया है? आरबीआई के पास, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, इसलिए तो उसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। समझ गए? ट्वेंटी-फर्स्ट, socialist economy is characterized by all of the above, selective production of goods, ताकि resources सब जगह अवेलेबल हो। अगर गवर्नमेंट तुम रहोगे तो तुम यही सोचोगे ना कि सभी गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। देन रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम, ये कौन सोचता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सोचता है। देन सेकेंडरी रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, बिकॉज प्राइमरी रोल इज ऑफ सीपीए, गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। If MU of a product remains constant, the demand curve will be dash, will be a straight line। कुछ लोगों को समझा नहीं रहेगा ये, बिकॉज अगर आपको याद होगा लॉ ऑफ डीएमयू के वक्त मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था आपको कि एमयू कर्व इज नथिंग बट डिमांड कर्व। दो आजू बाजू डायग्राम ड्रॉ किए थे, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था और एक एमयू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। और हमने क्या बोला था? अच्छा ये छोड़ो, आपको याद है 5 reasons why law of demand operates, उसमें से one of the reason was law of DMU। yes, तो MU is nothing but demand curve। तो अगर MU constant है तो डिमांड भी
कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना. यस. 23rd ना, supply is different from stock. True, of course, because supply is willingness to offer for sale, ability to offer for sale. Stock is आज कितना अपने पास अवेलेबल है. पूरा स्टॉक सप्लाई होना जरूरी है क्या? नहीं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर. इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डीएमयू तो बोलते ही है, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को. क्यों उसको फिजिकल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक फैक्टर वेरिएबल है, वो है लेबर, तो उसका फिजिकल प्रोडक्टिविटी. समझे कि नहीं? लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पूरे लॉ में प्रोपोर्शन ही तो देख रहे हैं. कितना लेबर डालकर कितना आउटपुट बढ़ा, कितना लेबर डालकर कितना आउटपुट बढ़ा. तो इसके क्या क्या नाम हो गए? लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नो डाउट. यहाँ पे आपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया रहेगा, डी को छोड़कर. बी किया, बी किया, कोई बात नहीं. अब ये जिंदगी में तुम बोलोगे नहीं नाम, जिंदगी तो पता नहीं, एटलीस्ट दिसंबर तो नहीं बोलोगे तुम. Additional cost incurred by the firm as a result of business decision is called incremental cost. What is incremental cost? Extra cost. Sir, sunk cost लगा था सर मुझे. अरे sunk cost ऐसा cost होता है which is already incurred or to be incurred in future due to past commitment. समझा? 26th. If MR is given elasticity, ठीक है. अगर MR निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो फिर E कितना है? लेस देन 1 है. ये आंसर किसको नहीं समझा? डबल टिक का डायग्राम याद है आपको? उसमें ये अपन ने कंसेप्ट सीखा था. ऊपर E का वैल्यू मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पे 1 था, याद है क्या? ऐसा MR कर्व था और यहां पर TR कर्व था, याद है क्या? याद है? तो यहां पर हमने क्या बोला था? एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू, इसके ऊपर, इसके नीचे. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर E लेस देन 1 अगर आ रहा है, आपका MR निगेटिव हो रहा है इधर, बराबर है कि नहीं? MR इज नेगेटिव वाले पोर्शन में आ रहा है कि नहीं यहां पर? यस और नो? ये देखिए E ग्रेटर देन 1, यहां पे आएगा E, सॉरी ये थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, AR पे होना चाहिए ये सब. ये सपोज MR कर्व है, मगर यहां पर AR कर्व ड्रॉ करेंगे. Exactly at midpoint of this E is equal to 1, यहाँ पर greater than 1, यहाँ पर less than 1. तो obviously MR नेगेटिव रहेगा तो less than 1 है ना? दिख रहा है क्या आपको? Yes. So based on this, the answer, correct answer should be B, na? B. E less than 1. 27th. Which of the following is advantage of joint ownership? Pooling of capital. Quick decisions तो सिर्फ sole proprietor में होता है. अगर तुम ज्यादा पार्टनर्स रखोगे तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है ना, एंड पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है उस केस में, सबका इंटरेस्ट देखा जाता है. सो करेक्ट आंसर इज बी, पुलिंग ऑफ कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिंग ऑफ कैपिटल? एक से ज्यादा लोग साथ में आके कैपिटल डाल रहे ताकि ज्यादा कैपिटल अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप जाने का रीजन ही ये था कि पैसा ज्यादा चाहिए और हेल्पिंग हैंड्स भी ज्यादा चाहिए. 28. Which of the following is not a factor of demographic environment? Legal, because वो सेपरेट है. बाकी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें आती है, एथनिक मिक्स, पॉपुलेशन का साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के सब किस में आते हैं? डेमोग्राफिक में.
एक बात याद रखो, एक एमसीक्यू की वजह से आप 2-3 एमसीक्यू टैकल कर सकते हो अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करोगे तो। बोलने के लिए किसी एक इंसान ने 100 एमसीक्यू पढ़े, दूसरे ने भी 100 किए, मगर दूसरे ने 100 के साथ 300 का इम्पैक्ट ला लिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को उसने 2-3 एंगल से सोचा। समझे क्या? तो यहाँ इससे क्या समझा कि लीगल सेपरेट है, ये तो समझा ही समझा, बट ये तीनों भी डेमोग्राफिक में आते, ये समझा। नेक्स्ट 29th, all of the elements are of macro environment except for competitors, क्योंकि वो किस में आते हैं? माइक्रो में आते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत ही क्लोज है, बराबर। अब इसी का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब मैक्रो में आता है, ठीक है। 30, डैश इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, बॉन्ड, बराबर। बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट। देन नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच assumes mu of money constant, याद है assumptions? Yes. 32, the total area under the demand curve of a product measures total utility। कुछ लोगों को ये नहीं समझा होगा, मगर उन्होंने क्या किया, वो डिमांड इज इक्वल टू यूटिलिटी माने में उनको mu इज इक्वल टू डिमांड, ये पता है उनको। अरे भाई फिर टोटल एरिया अंडर mu मतलब क्या? समेशन ऑफ ऑल द MUs, एंड व्हाट इज समेशन ऑफ MU कॉल्ड? टोटल यूटिलिटी। समझे कि नहीं? यस, तो इस एंगल से इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। 33, द मीनिंग ऑफ द टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स इज सी operational time which supply adjust with the market demand, because time in economics is nothing but availability of factors of production, and why do you require factor of production? For making supply। समझे कि नहीं? इसलिए तो हम बोलते थे ना, इन वेरी शॉर्ट रन ओनली डिमांड कैन चेंज, इन लॉन्ग रन या शॉर्ट रन डिमांड कैन चेंज, सप्लाई कैन चेंज, इन लॉन्ग रन सप्लाई कैन चेंज मोर। याद आया कि नहीं? यस, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। तो एक्चुअली एमसीक्यू इजी है, सिर्फ वर्डिंग अलग है। अगर सोचा जाए तो ये सब बातें हमने ऐसी बात की है क्लास में, सिर्फ उसका वर्डिंग ऐसा अलग डाला है। नेक्स्ट 34, if all inputs are tripled and resultant output is doubled, this is a case of diminishing returns to scale, because अपन इनपुट जो ट्रिपल कर रहे हैं, मतलब 300% से बढ़ रहा है, तो आउटपुट सिर्फ 200% से बढ़ रहा है ना। समझे कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। सर बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड रिटर्न्स टू स्केल, क्यों बोला उधर? लॉन्ग रन नहीं लिखा है ना वहां पर, लॉन्ग रन नहीं लिखा है। एग्जैक्टली, ऑल इनपुट लिखा है। ऑल इनपुट किधर चेंज होते? लॉन्ग रन में चेंज होते, तो वो क्या आना चाहिए? टू स्केल वर्ड आएगा। समझे कि नहीं? छोटे छोटे टेक्निकलिटी। हो सकता है मेरे अगले क्वेश्चन में इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, इस कंसेप्ट पर अगले क्वेश्चन पेपर में, है ना। नेक्स्ट 35, if variable cost per unit is constant at all level of output, the TVC will be straight line with positive slope। अब इसमें क्या हुआ पता है? AVC पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, तो सपोज एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपए लगते हैं। अब बताओ, एक ही यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 10, 2 यूनिट 20, 3 यूनिट 30। क्या हो रहा है? आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा ना। समझे कि नहीं सब लोग? यस। 36, price discrimination will not be profitable if elasticity of demand is uniform in different market। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। आप कैसे पढ़े हो क्लास में? विल बी प्रॉफिटेबल, तो डिफरेंट मार्केट डिफरेंट इलास्टिसिटी, तो मैंने उल्टा कर दिया उसको, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में भी उल्टा सोचना पड़ेगा ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, यूनिफॉर्म। 37, ये अभी डिस्कशन में कभी आया ही नहीं, बात आया था क्या? बोला कभी मैंने ऐसी? तो 3 जनरेशंस तक HUF चल सकता है। तो द डैश
successive generation of undivided family is known as HUF. थ्री सक्सेसिव जनरेशंस, मतलब सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वहां तक HUF चल सकता है. चौथे जनरेशन से वो HUF सेम HUF कंटिन्यू नहीं होता. 38 डैश is an inherent limitation or constraint which creates strategic disadvantage. Weakness. Everybody? To determine country's attractiveness to business require all of the above. उस कंट्री का आपको मैक्रो एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा, पॉलिटिकल फाइनेंशियल रिस्क कंसीडर करना पड़ेगा, उसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट. 40 dash is a detailed plan for the future usually expressed in formal quantitative terms. बजट. अगर आप फ्लैश कार्ड्स को अच्छे से यूज कर रहे हो तो ये आंसर आपको आएंगे. फ्लैश कार्ड्स आपने मस्त डेकोरेटिव करके कहीं रख दिया रहेगा या कोई कबर्ड में पड़े रहेंगे, तो उसको घर जाकर कपड़ा वपड़ा निकाल के साफ करो और पढ़ना चालू करो. ठीक है. 41 consumer will attain dash satisfaction and will be in equilibrium when mu of money spent on various goods that he buys are equal. Maximum A is the correct answer because this is law of equi-marginal utility. याद आया क्या आपको? When he spends his last rupee, the marginal utility derived from different commodities should be same. होटल गए थे आप, डिनर किए थे, याद है एग्जाम्पल क्लास में लिया हुआ? मूवी, पॉपकॉर्न और रेस्टोरेंट. 42 goods which have fewer substitutes are less elastic because ये है determinant of price elasticity का क्वेश्चन. 8 डिटर्मिनेंट पढ़े थे अपन ने. पहला नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट था ये, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. और मैंने बोला था आपको फाइनल एग्जाम में भी इस पर एक तो भी क्वेश्चन आएगा. मैं फाइनल एग्जाम इधर के टेस्ट सीरीज का नहीं बोल रहा था, एक्चुअली फाइनल एग्जाम में भी इस पर एक तो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मुझे. नॉट ऑब्वियसली सेम डिटर्मिनेंट, किसी और डिटर्मिनेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर आएगा जरूर. नेक्स्ट 43 which of the following factor will not result in shifting the supply curve for software packages? Fall in the price of software packages will not shift because it is due to main factor, so it will be movement along the same supply curve. other reason की वजह से shift होता है. याद आया? तो C is the correct answer. बराबर. 44 due to external diseconomies of scale LAC shifts outward. कैसे? LAC का शेप U शेप होता है, तो डिसइकोनॉमीज जब आती है तो वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना. समझे कि नहीं? इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा शिफ्ट आउटवर्ड्स. C will be the correct answer. Average cost is same as average total cost. इसलिए तो अपन SAC बोलते थे, वो और कुछ नहीं SATC हुआ करता था. करेक्ट. अपन स्कैन डायग्राम में ATC बोलते थे, मगर जैसे ही लॉन्ग रन में चले गए उसी ATC को अपन ने SAC बुलाया. अब तो क्लिक हो रहा है. नेक्स्ट 46 अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन firm can earn dash in the short run. All of the above. दोस्तों, not just monopolistic, any market. This is the correct answer. क्योंकि short run की बात चल रही है. याद आया? In which year American Express was incorporated? 1850 is the correct answer. Interaction with the environment does not include none of the above. Because तीनों भी है ना. Exchange of information, exchange of power and influence, exchange of resources. ये तीन ही तो चीजें थी, तो अब तीनों भी दिया है, तो D is none of the above. मगर तुमको लगेगा नहीं नहीं ये तीन में नन को टिक करना मजा ही नहीं आता ना. ऑल रहता तो मजा आता था आपको. 49th which factor affects demand for company's product? इकोनॉमिक. नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स बोला तो उधर आता है प्राइस, डिमांड, रेवेन्यू.
ये सब चीजें इकोनॉमिक फैक्टर में आती है। देखो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या पता है क्या, कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है, ये उस क्वेश्चन का मीनिंग हो रहा है। अगर तुम क्वेश्चन विद ऑप्शंस पढ़ोगे तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है, सोशल में आता है या इकोनॉमिक में आता है या किसी और में आता है, तो किस में आता है, इकोनॉमिक में आता है। क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे ही बोल दिया तो फर्म शुड बी इन प्रॉफिट, इट शुड हैव मोर डिमांड फॉर गुड्स, इट शुड बी इंक्रीजिंग इट्स शेयर प्राइसेस, ये सब चीजें आ जाती है पिक्चर में। पैसों से रिलेटेड सब चीजें किस में आएगी, इकोनॉमिक में आएगी। 50 to charge a regular portion of expenditure over a fixed period of time, ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा, इसको अमोर्टाइज बोलते। ये वापस से फ्लैश कार्ड में भी था, करेक्ट, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। 51 consumer consumes 3 units of the product, mu derived from the first 2 units are 500 400, if the price of the product is 300 per unit and consumer is in equilibrium at 300 units, sorry third unit के वक्त वो equilibrium में है, उस वक्त प्राइस कितना है 300 है, तो mu ऑफ थर्ड यूनिट कितना है 300 ही होना चाहिए ना। कुछ लोगों को लग गया, क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, करेक्ट आ गया, मगर समझा ही नहीं। इक्विलिब्रियम के वक्त mu ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x होता है। ऐसा भी नहीं समझता तो ये देख लो, कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम था ये mu कब था, ये आपका प्राइस था, ये आपका क्वांटिटी था, याद आया। इस डायग्राम में ये कंज्यूमर सरप्लस था, तो इस डायग्राम में इक्विलिब्रियम कहां था, इधर था, जहां पर mu वाज इक्वल टू प्राइस। आप समझा, तो ये प्राइस कितना है 500, ये प्राइस कितना है 400, ये प्राइस कितना है 300, तो mu कितना होगा 300। आप समझा क्या। नेक्स्ट 52 प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 8, फ्रॉम होना चाहिए वो, ठीक है, फ्रॉम 10 to 8 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 25 to 30, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितना है -1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। -1 कैसे आया सर, मगर कोएफिशिएंट बोला इसलिए माइनस टिक किया, और आंसर कैसे निकला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो तुम 10 से 8 पर जा रहे हो, 2 का चेंज है, 2 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 20% हुआ, समझा। क्वांटिटी का चेंज कितना है 20% है। अब सेम चीज प्राइस के साथ करो, 25 का प्राइस अगर 30 पे जा रहा है तो कितने से चेंज हुआ 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 25 लेना पड़ेगा ओरिजिनल प्राइस। कैलसी लो, 5 डिवाइडेड बाय 25 करके देखो, 20% ही आएगा ना, समझे कि नहीं। फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 20/20, द आंसर कम्स 1 -1। सर माइनस क्यों लिखे जा रहा है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए। 53 इफ इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब भाई दोनों भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है तेरा, सप्लाई भी बढ़ रहा है, मगर डिमांड का इंक्रीज कम है और सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा है, ये पूछ रहे, देन द क्वांटिटी एट द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नया वाला ज्यादा इंक्रीज होगा ना। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है क्या, ओरिजिनल डिमांड को, सप्लाई को, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओरिजिनल वाला, डिमांड को बढ़ा दो कम रेट से, सप्लाई को बढ़ा दो ज्यादा रेट से, ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। अब आप देखो कि आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नया वाला बढ़ गया ना, अब ये दोनों सेम हो गया एक्चुअली ड्रॉ करते करते, बट एनीवेज भावना पोस्ट लेगा, ये हिस्सा बढ़ाएंगे, ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ, अब ऐसे केस में आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ऑफ कोर्स सप्लाई का ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड का कम चेंज हुआ, तो ये आ गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1।
और इधर सर प्राइस क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे, क्वांटिटी पे क्वेश्चन है भाई, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ABCD। ए इंक्रीजेस। 54, functional relationship between output and long run cost of production is known as long run cost function, long run cost function, functional relationship between output and long run cost of production is nothing but क्या होगा, long run cost function, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। 55, AFC curve passes through the origin, of course it is false statement, doesn't touch either of the axis, ना y ना x, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 56, in monopolistic competition long run equilibrium price will be equal to average cost। जिन लोगों को नहीं समझा मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, in monopolistic competition in long run we have dash normal profit, super normal profit और loss normal profit। सर ये पता है हमको, अगर तुमको ये पता है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट तभी आता है जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होना चाहिए, समझा कि नहीं, एंड एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि बाउंसर गया, AR इज इक्वल टू AC, मतलब तेरे को मिल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एट नॉर्मल प्रॉफिट तेरा प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, तेरा प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि लॉन्ग रन की बात चल रही है, मोनोपोलिस्टिकल, मोनोपोली नहीं है ये, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट 57, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ITC लिमिटेड, कोलकाता, बट तुम्हारा फेवरेट सिटी मैंने बिल्कुल बाजू में दिखाया है, मुंबई, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी का मुंबई है, तो मन तो उधर ही जाएगा ना, इसलिए ये करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। काफी लोगों ने इसको बी अटेम्प्ट किया है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज बोथ ए एंड बी। टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, एटलीस्ट दिसंबर तक तो नहीं भूलोगे तुम, है ना। माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम टास्क एनवायरनमेंट भी, काफी लोगों को इंटरनल पता था, टास्क नहीं पता था, अब से पता चल गया, ठीक है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है कुछ। 59th वन, डेविड एंस्टन प्रीपोंडेड model on politics policy relationship, what is the relationship between the politics and the policies, so this is known as both A and B, feedback model भी बोलते हैं and black box model भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा D, both A and B, and there is nothing called white box model, it's only black box and feedback। अब क्वेश्चन घुमा कर भी आ सकता है, इस एक MCQ में 3 MCQ हो सकते हैं, मॉडल्स के नाम पर एक MCQ हो गया, दूसरा MCQ वो डेविड एंस्टन की जगह आ सकता है, और तीसरा MCQ किसकी जगह आ सकता है, बोलो, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिलेशनशिप पर आ सकता है, समझे कि नहीं एवरीवन। 60, फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इतना पढ़ लिया तो भी पता चलना चाहिए कि बोनस शेयर है, करेक्ट आंसर इज बोनस। 61, consumer surplus left with the consumer under price discrimination is, it's 0, because आप क्या देखकर उनको प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो कम चार्ज कर रहे हो, इलास्टिसिटी देखकर। व्हाट इज इलास्टिसिटी, हिज विलिंगनेस टू पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जहां इलास्टिसिटी वैल्यू कम थी तुमने दबाकर प्राइस चार्ज किया, मतलब ही क्या किया, जितना वो पे करने को रेडी था पूरा चार्ज कर दिया, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट कितने हैं,
अगर तुम मुझे बताओ तुम मोनोपोली होल्डर हो, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तुम मोनोपोली होल्डर हो, तुम क्या करोगे? दो अलग अलग मार्केट में जहां रिच एंड वेल्थी लोग हैं, वहां तुम दबा के प्राइस चार्ज करोगे ना यार। तो करेक्ट आंसर शुड बी जीरो। कंज्यूमर सरप्लस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था तुमने कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग मार्केट में डिफरेंट इलास्टिसिटी है। उसी से समझ जाना चाहिए कि तुम जहां पर कम इलास्टिसिटी वहां पर ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, मतलब तुम कंज्यूमर सरप्लस को क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। अंडरस्टूड? दूसरे मार्केट में तो वैसे भी कंज्यूमर सरप्लस जीरो है, क्योंकि वहां की इलास्टिसिटी वैसे भी ज्यादा है, वहां तो प्राइस अपन वैसे भी कम चार्ज किए, उनका विलिंगनेस टू पे ही कम था, तुम्हारा प्राइस भी कम था, तो वहां का वैसे भी कंज्यूमर सरप्लस जीरो ही आने वाला है। दूसरे केस में जहां पे इलास्टिसिटी वैल्यू कम थी, तुमने ज्यादा प्राइस चार्ज किया। कितना ज्यादा प्राइस चार्ज किया? जितनी इलास्टिसिटी कम रहेगी प्राइस उतना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब ही कंज्यूमर सरप्लस जीरो होगा ना। इतने दयावान क्यों बनोगे तुम कि कस्टमर 70 रुपए देने को तैयार हो और तुम 50 रुपए ले रहे हो? अच्छा, वैसे भी तुम, अगर तुम ये देखोगे कि कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर क्या रहना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है? मैक्सिमम रहेगा, सवाल ही नहीं आता। मिनिमम कंज्यूमर सरप्लस रहना क्या लॉजिक है? वो भी नहीं पॉसिबल है ना यार। ऑप्शंस देखकर भी तो हो सकता है ना। नॉट प्रेडिक्टेबल अगर तुम बोलोगे तो कैसा होगा रे? इधर अच्छा 3 डिग्री थी इसलिए तुमने नॉट प्रेडिक्टेबल सोचा। कौन सा डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई कर रहा है वो मेंशन नहीं किया। मुझे एक बात बोलो, जब केस स्पेसिफाई होगा, केस स्पेसिफाई होगा तो तुम लॉजिक लगाओगे कि कौन सा डिग्री होगा। यहाँ पर जनरल क्वेश्चन था, इसको तुमने जनरली सोचना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कर रहे हो, दो अलग अलग मार्केट है, खुद सेलर बनो, बायर मत बनो, दया आ जाएगी। खुद सेलर बनो, मोनोपोली होल्डर बनो। दो अलग अलग मार्केट रहेगा, जहां प्राइस इलास्टिसिटी सबसे कम रहेगा वहां तू सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, मतलब वहां का कंज्यूमर सरप्लस जीरो होने वाला है। और दूसरी जगह तो वैसे भी तेरा विलिंगनेस टू पे कम है, तो तेरा प्राइस भी कम है, तो वहां का कंज्यूमर सरप्लस तो वैसे भी जीरो ही है। समझा क्या? इस एंगल से सोचना पड़ेगा। जब जनरल क्वेश्चन दिया तो जनरलाइज लॉजिक से सोचना पड़ेगा उसको। केस स्टडी होता है ये, तो फिर उस केस में तुम सोचते। और केस स्टडी में फिर क्या दिया रहता था? तू मोनोपोली होल्डर है, तेरे जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहा है, तो तुझे डर है कि तेरे कस्टमर उधर भाग जाएंगे, तो तू कंज्यूमर सरप्लस अब कितना चार्ज करेगा? तो तू पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस लेगा, पार्शियल रखेगा अभी भी। समझा? 62 ना? If point R bisects the demand curve into two equal parts, then elasticity at R is equal to 1. What is the meaning of bisects? Cuts two equal parts, divides actually two equal parts. So इसका correct answer आएगा D. 63. The supply of labor and wage rates may become inversely related at both A and B is the correct answer. कैसे? जब बहुत कम वेजेस है तो तेरे को बहुत घंटों तक काम करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे एक बात बोलो अभी, चलो बहुत ज्यादा वेज रेट है, लेबर डिसाइड करेगा ना। तो मुझे बताओ अभी, अगर वेज रेट्स बहुत ही कम रहेगा तो वो क्या करेगा? कम नहीं है, बहुत ही कम है। डेली वर्कर्स जो होते उनके वेज रेट्स बहुत कम होते, तो वो क्या 2 घंटे काम करके वापस आते? वो ज्यादा काम करते। वेज रेट्स बहुत कम है तो उनको रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, जो बहुत ही हाई कमा रहा है, वेज रेट बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही कम काम, बैकवर्ड बेंडिंग। उनका तो अपन ने क्लास में पढ़ा था कि नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग। एट वेरी हाई वेज रेट ही वर्क्स वेरी लेस। बट उल्टा भी तो सोचो कि डेली वर्कर्स बेचारे सुबह 8 से रात को 8 तक क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उसका पर आवर वेज रेट बहुत ही कम है, तो उसके नंबर ऑफ आवर्स बहुत ही ज्यादा है। इनवर्स रिलेशनशिप, वेज रेट बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ आवर्स बहुत कम। वेज रेट बहुत कम, नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा। तो इसलिए बोथ ए एंड बी आंसर आएगा इधर। नेक्स्ट 64. The cost that a firm incurs in hiring or purchasing any factor of production is referred to as
एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज वो खुद हायर कर रहा है, इसका मतलब वो उसके पास नहीं है, तो उसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पे करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझे कि नहीं? AVC decrease as output increases up to the normal capacity output due to law of increasing returns। क्या समझा कि नहीं आपको कुछ? AVC डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि कम लेबर में ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो पर आर आपका कॉस्ट, सॉरी पर यू कैन से यूनिट, आपका कॉस्ट क्या हो रहा है? कम 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 हो रहा है ना, यस और नो? तो AVC जो है वो डिक्रीज होता है जब आउटपुट बढ़ता है अप टू नॉर्मल कैपेसिटी। क्यों होता है ये? क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है उसका, कि आप कम आउट लेबर डाल रहे हो मगर आउटपुट ज्यादा ग्रो हो रहा है। टू स्केल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर? क्योंकि आप सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पर, ऐसा कहीं लिखा नहीं ऑल फैक्टर्स वगैरह। 66 अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल्स फ्रॉम मॉड्यूल। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए पिग्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो मुझे एक बात बोलो, केन्स के सामने लिखा है फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, हॉटरे के सामने लिखा है प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना, ये सब किस पर बेस्ड है क्वेश्चन? बिजनेस साइकिल पर बेस्ड है। कंप्यूटर के आगे लिखा है इनोवेशन। याद है ये सेम चीजें अपने पीपीटी में भी थी, जिसका सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको दिया या नहीं मुझे याद नहीं है, बट एटलीस्ट अपन ने बात किया था, और जो जो वहां लिखा था ब्रैकेट में मैंने आपको बोला था ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिर। अच्छा, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट किसके लिए था और पिग्यू का किसके लिए था, वो आपने लिखना चाहिए उधर। साइकोलॉजिकल था पिग्यू, पिग्यू का साइकोलॉजिकल था, और फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट का किसके लिए था? सर सामने इकोनॉमिक्स करके लिखा, अगर एग्जैक्ट नाम नहीं लिखा। तो एक बार जाके देखो, एक बार जाके देखो मॉड्यूल में, और ये दोनों के लिए क्या वहां पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो भी देखो। सी नॉट करेक्टली मैच, मुझे भी मालूम है पिग्यू है, आपको भी मालूम है, मगर पिग्यू के सामने क्या करेक्टली मैच होना चाहिए, अगर तुम उधर ही लिख दोगे तो तुम्हारे रिविजन्स जो एक दिन पहले होंगे इफेक्टिव पड़े होगी ना, वो करो प्लीज जाके। 67 हेडक्वार्टर कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट का? वॉशिंगटन। ए इज द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। इनडायरेक्ट कंपटीशन मींस competition between firms in different areas of activities, not same activity, because same activity रहेगा तो direct competition हो जाता है। अपने hotels and taxis की बात की थी। नाबार्ड रीफाइनेंस किसको करता है? ऐसे इंस्टीट्यूट्स को करता है जो रूरल सेक्टर को फाइनेंसिंग करते हैं। हाँ बस नाबार्ड आया तो रूरल सेक्टर, उसमें कॉटेज सब 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 आता है, एग्रीकल्चर रूरल एरिया में जो भी रहेगा सब आता है। सिस्टमैटिक गैदरिंग रिकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च। एवरीबॉडी, इसी को मार्केट रिसर्च बोलते हैं, कि क्या इंफॉर्मेशन है पूरा निकालो, उसे अच्छे से रिकॉर्ड करो, उसको एनालाइज करो। मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हद तक इसे बोलते हैं मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट 71 MU ऑफ प्रोडक्ट ए, प्राइस आपको ढूंढना है। प्राइस ऑफ ए एंड बी 10 और 20 है, MU ऑफ प्रोडक्ट बी 50 है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है तो MU ऑफ x अपॉन P ऑफ x इज इक्वल टू MU ऑफ y अपॉन P ऑफ y होगा। अब आपको ये तो नहीं पता कि MU ऑफ A कितना है, बट आपको ये पता है कि प्राइस ऑफ A 10 है, आपको पता है MU ऑफ दूसरा प्रोडक्ट 50 है, और आपको ये पता है कि उसका दाम 20 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। बराबर है कि नहीं? 20x is equal to 500, therefore x is equal to 500 by 20, कितना होता है? 25। Next 72 if the demand for the product is elastic, increase in the price will cause total expenditure of the consumer to decrease. This question is based on total outlay method. When price and outlay moves in opposite direction is greater than 1,
याद है क्या आपको समरी? वेरी गुड. 73. Factor of production. As a factor of production, capital is dash means of production. Produced means of production, because it's not a free gift of nature, no? It's human made capital of production, factor of production. 74. Reward for entrepreneur ability, that is normal profit in the business, is included in implicit cost. Why? Because नॉर्मल प्रॉफिट किसको मिल रहा है? एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है. एंटरप्रेन्योर खुद का फैक्टर खुद प्रोवाइड कर रहा है. समझा कि नहीं? एंटरप्रेन्योर खुद का फैक्टर खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए ना. इसीलिए तो अपन बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ऑल फोर फैक्टर इंक्लूडिंग द फोर्थ. विच वन? एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट. समझा क्या? क्या एंटरप्रेन्योर का जो भी एबिलिटी है उसमें उसको अगर सुपर नॉर्मल भी मिलता ना, तो उस केस में उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाता, और कुछ नहीं. उस केस में उसको क्या होता? इकोनॉमिक प्रॉफिट. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो रिकवर हुआ भी हुआ, इम्प्लिसिट भी रिकवर हुआ, जिसमें तो तेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसके आगे और प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को तू क्या बुलाएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट. समझा? 75 है ना? 75. When AC falls as a result of increase in output, MC is less than AC. ये आपके स्कैन डायग्राम पर बेस था, इसलिए मैं बोलता हूँ स्कैन डायग्राम को स्कैन ही करना पड़ता है. ये आपका ATC है, ये आपका MC कर्व है, करेक्ट? ये लोएस्ट पॉइंट है. एवरीबॉडी बराबर कि नहीं? तो फिर यहाँ पर आपको MC कर्व दिख रहा है. अब बताइए, ये जब फॉलिंग है तो MC इज, ये फॉलिंग है तो मतलब MC ये पोर्शन हो गया ना. क्या दिख रहा है? MC इज लेस देन AC दिख रहा है ना. अपन यांना पाहिलं का? ऐसा समझ में आ रहा है क्या? गुड. सर सीधा सीधा क्यों नहीं पूछते सर? है ना, सीधा सीधा पूछते नहीं, ये लोग घुमा के वर्डिंग पूछते और कुछ नहीं. Frictional unemployment is the characteristics of which of the following stages? Expansion phase. What is frictional unemployment? एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में स्विच होने के वक्त तुम 5 दिन 15 दिन अनएम्प्लॉयड रहते हो, उससे बोलते हैं फ्रिक्शनल. एक्सपांशन के वक्त क्या होता है? मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ? फिर जॉब बदलते रहता हूँ, तो उस केस में मैं फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड रहता हूँ. आइडेंटिफाई स्टार्टअप. All of the above startup, this Byju's, Vedantu, Flipkart, ये सब एक टाइम के स्टार्टअप है जो आज बड़े कंपनीज बन चुके हैं. मगर ये स्टार्टअप आइडियाज एक्चुअली इनकी वजह से फेमस हुआ है. ये इतने फेमस नहीं होते तो स्टार्टअप इतना वर्ड ही फेमस नहीं होता. ये सब के सब स्टार्टअप से. स्टार्टअप का लेक्चर सेंड नहीं किया मैंने, मैं अपने ग्रुप में सेंड करता हूँ अभी तुरंत. ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपको स्टार्टअप पे लेक्चर मिल जाएगा. स्टार्टअप देख लेना और इनमें से कोई कंपनी जैसी कंपनी आप भी खोल देना फिर. ठीक है, एक टाइम पे ये ऐसे ही मजाक बोलकर कंपनी खुली थी, आज इतने बड़े बड़े बन गए. भले इसमें से एक दो बड़े बड़े लॉस लीडर्स बन गए, वो अलग बात है. ठीक है, एक दो नहीं, इनफैक्ट जितने नाम लिखे सब लॉस में है. अभी सब लॉस में, तीनों भी. बायजूस खतरनाक लॉस में है, फ्लिपकार्ट भी लॉस में चला गया. वेदांतु का आइडिया नहीं है मेरे को खास कुछ, बट आई एम श्योर रहेगा ही. 78. Which of the following groups are important for self analysis of organization? अरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन के 3 ही हिस्से थे जिसको अपन ने 30 बार रिवाइज कर लिया है क्लास में. ये तीनों है, शेयर होल्डर जो ओनर, फिर डायरेक्टर और उसके नीचे एम्प्लॉयज. करेक्ट? एफडीआई बुलाने के लिए कितना वोटिंग पावर फॉरेन इन्वेस्टर के पास होना चाहिए? 10%. ये आपके सिलेबस में आपने पढ़ा नहीं रहेगा, अब याद रहेगा आपको. हाँ, एफडीआई बुलाने के लिए अगर किसी, मतलब इन शॉर्ट, अगर तुम फॉरेन इन्वेस्टर हो, तुम इंडिया में 5% 7% तक का स्टेक खरीदते हो, तो उसे एफडीआई नहीं बोलते. 10% या उससे ज्यादा रहेगा तो उसे एफडीआई बोलते हैं. समझे? अगर आपकी ऑलरेडी कोई फॉरेन कंपनी आप हो, आपकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में, और आपने लोन भी दिया रहेगा, एडिशनल और शेयर नहीं बाय किया, आपने उसे
लोन दिया तो उसे भी एफडीआई बोलते। समझा क्या बोला? दो केसेस एफडीआई याद रखो। एक, तुम किसी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा स्टेक खरीदते हो, 10% या उससे ज्यादा। एंड दूसरा, ऑलरेडी तुमने स्टेक खरीदा है, तभी तो उसको सब्सिडरी बोल रहे अपन, मगर इस बार तुमने उसे लोन दिया, तो ये लोन देने के केस को भी अपन एफडीआई बुलाएंगे। अगर तुमने किसी एक कंपनी को लोन दिया जो तुम्हारी सब्सिडरी नहीं थी, जो तुम्हारी सब्सिडरी नहीं थी, तो उसे एफडीआई नहीं बुलाते। समझा क्या किस्सा? 80, when many consumers receive same message from businesses, तुमको तो मिलता ही है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? मास मार्केटिंग बोलते हैं ना, क्योंकि मेनी कस्टमर्स आर रिसीविंग सेम मैसेज, इनके लिए रेलेवेंट हो या ना रेलेवेंट हो, तुम सबको सेम मैसेजेस मिला, ये मास मार्केटिंग नहीं है, निश मार्केटिंग है। बट तुम, तुम्हारे कजिन, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, सबको सेम मैसेज मिला, ये मास मार्केटिंग हुआ। समझे कि नहीं? तुमको सबको एक मैसेज आया तो ये भी तो मास मार्केटिंग है सर? नहीं, तुम सब सीए कर रहे हो, तुमको इंस्टीट्यूट ने मैसेज भेजा, कोई और क्लास वाले ने मैसेज भेजा, तो ये निश मार्केटिंग हो गया। सेम मैसेज तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं आया, तुम्हारे वो कजिन को नहीं आया जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये निश मार्केटिंग हो गया ना। Purchasing power of money falls when price levels increase. Concerned about the poor state of economy, car dealer estimate that income decreases by 4%, car sales will fall from 352 to 335. Consequently, the income elasticity for cars is approximately 1.2. D is the correct answer. क्यों? क्योंकि तुमको इसको कुछ नहीं करना था, कैलसी लो, 352 में से 335 माइनस करो, 17 आता है, 17 को डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी करो, 352 इनटू 100 करो, 4.82 समथिंग आया। ये जो भी आया, इसको ये क्या बुलाएंगे आप? इसको परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसको डिवाइडेड बाय कर दो परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है? 4 आया, 1.2। सॉल्व करूं क्या मैं आपके पास इधर? समझा क्या सबको? गुड। Under Cobb-Douglas production function, the contribution of capital and labor respectively is 1/4 and 3/4। अब नेम का उधर याद नहीं आता, 3/4 किसका था, 1/4 किसका था? लेबर का इंपॉर्टेंस ज्यादा, क्योंकि लेबर एक्टिव फैक्टर। याद आया? 84, when TR exceeds economic cost, it means that the firm earns more than normal profit। अभी अभी जो डिस्कस किया वही हुआ ना। अरे इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसको, इसका मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो रिकवर हो गया, इम्प्लिसिट भी रिकवर हो गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो अगर इम्प्लिसिट रिकवर हुआ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है मतलब उसको क्या बुलाते फिर? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर आएगा सी। 85, प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, बिकॉज उसी को बोलते हैं प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व। और इसी की जगह क्वेश्चन में अगर प्लांट कर्व होता तो ए वुड बी द आंसर। समझे? 86, इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स मनी सप्लाई, क्योंकि एक्सटर्नल में वॉर आता है, वेदर सिचुएशंस, वेदर साइकिल्स आते हैं, एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी आता है। इंटरनल में आता है आपका मनी सप्लाई। मेजर टेक्सटाइल ब्रांड विमल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975। विमल किसका ब्रांड है? रिलायंस का ब्रांड है, ओनली विमल। ऐड आती थी ना। 88, क्या बोल रहे हैं? विमल किसका ब्रांड है? बोलो जुबा केसरी। अरे बोलो जुबा केसरी। कौन? अक्षय कुमार ना? नहीं, अजय देवगन भी आ गया उसमें, पहले से अक्षय कुमार था, अभी शाहरुख भी आ गया।
तीनों मिलकर बोल रहे जुबा केसरी। हाँ बड़ा फैन दिख रहा है ये ब्रांड का। 88 which of the following are key economic indicators? All of the above are key economic indicators. GDP हो, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फैक्टर्स हो, ये सब के सब आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसी को अपन ने बिजनेस साइकिल के कनेक्शन में पढ़ा था, आपको याद होगा तो। इनमें क्या चेंज हुआ तो बिजनेस साइकिल कैसा है ये देखा था अपन ने। 89 A watch company of Malaysia investing in textile company in India. Conglomerate FDI बुलाएंगे इसको, क्योंकि बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, FDI हो गया। और दूसरी बात, वो वॉच बनाते थे, वो अभी टेक्सटाइल बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट। अब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में रहेगा तो वर्टिकल। तो ये एक्चुअली डायगोनल है, एक्चुअली ये दोनों भी है, ये मतलब दोनों नहीं, ये इनफैक्ट वर्टिकल आएगा। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होगा, रिलेटेड ही नहीं है कुछ। टेक्सटाइल इज नोवेयर रिलेटेड टू वॉच। अगर ये सेम एग्जांपल ऐसा होता कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मलेशिया इज इन्वेस्टिंग इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, तो आप वर्टिकल बोल सकते हैं इसको, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं इसको। नहीं, हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा, वर्टिकल आएगा। नहीं भाई, सेम बिजनेस होता है क्या कुछ भी। ये है तुम्हारा टायर मैन्युफैक्चरिंग, ये है तुम्हारा कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग वाले से लेता है, खरीदता है, बेचता है, ऐसा होता है ना, तो ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, सेम बिजनेस है, ये वॉच मैन्युफैक्चरिंग था और इसने दूसरी जगह जाके वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया, और ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, समझे। और चार्ट बुक पढ़ोगे तो तुम्हें इसके बारे में और भी इनसाइट मिलेगा। इसका मतलब चार्ट बुक पढ़ो इन शॉर्ट। 90 charging relatively higher price for short time where new innovative and much improved product is launched into the market. प्राइस स्किमिंग बोलेंगे, जनरली मोबाइल फोन्स में होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा प्राइस फिर कम होता है। तो वो जो स्टार्टिंग में ज्यादा प्राइस था वो इसलिए था बिकॉज उनको गारंटी था कि लॉन्च करेंगे तो ज्यादा लोग खरीद लेंगे, तो उनका क्या होता है उस केस में, जो R&D का कॉस्ट होता है ना वो रिकवर हो जाता है, समझे कि नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है ना प्रोडक्ट को लाने के लिए, तो इसको प्राइस स्कीमिंग बोलते। 91 डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड। एवरीबॉडी, क्यों डिराइव डिमांड है, क्योंकि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, करेक्ट। मनीज डिमांड इज ऑल्सो डिराइव्ड डिमांड, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट 92 demand for firm's product when expressed as a percentage of industry demand, क्या दिखाते, मार्केट शेयर दिखाएंगे ना, पूरे इंडस्ट्री के 100% में मेरे पास कितना, ये मार्केट शेयर हो गया ना। करेक्ट आंसर इज बी, क्या डी, डी दिल्ली मार्केट शेयर। 93 difference between fixed and variable factors of production arises only in short run. Why short run? क्योंकि लॉन्ग रन में तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स्ड होता ही नहीं। नहीं, मीडियम रन कुछ नहीं है, ऑप्शन में तो कुछ भी रन हो सकता है, मैराथन नहीं लिखा, अच्छा हो गया उधर। If a firm produces zero output in the short period, its fixed cost will be positive because at zero output level also you have to incur the fixed cost. 95 firm will attain equilibrium at a point where MC curves cuts MR curve from below. Equilibrium के दो कंडीशन थे, MC is equal to MR, MC curve cuts MR curve from below. कौन से मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन था ये, सारे मार्केट का था ये, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 96 change in fashion retailing is an example of
सीजनल फ्लक्चुएशन, क्योंकि कभी किसी चीज का क्रेज है, अगली बार किसी और चीज का क्रेज है, तो सीजनल बोलते हैं उसको। 97 क्या क्या सनराइज और साइकिल बाकी का कुछ भी नहीं है रे ऐसा, बाकी का कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। आई कैन गिव यू एनीथिंग राइमिंग वर्ड्स। Now, business environment represents dash that exerts some degree of impact on the business decisions taken by the firm. External forces. That is called business environment. Business के बाहर के factors, but business के decision making पर उसका impact होता है. 98. Dash factor describes how and to what extent the government intervenes in the economy and the activity of the business firms. पॉलिटिकल, बिकॉज गवर्नमेंट पिक्चर में आ गया, पॉलिटिकल आ जाएगा. FIPB स्टैंड्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ये आपने मुझे बोला था लेटेस्ट मॉड्यूल में आया है सर, लेटेस्ट डाल दिया फिर. Measure of change in financial parameters such as interest, stock indices and market rates are called basis points. 100 basis point is equal to 1%. Everybody? So that's it. This was 100 marks test conducted. All the best for day after tomorrow's 100 marks test. Okay? हाँ, ज़्यादा difficult का कोशिश किया है. Let's see.